नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सन 1885 से 1950 तक जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना है उनके बारे में हम इस टॉपिक के इस क्लासेस के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। सन 1885 से 1947 तक जो 3 चरण हुए हैं उनके बारे में कि कौन कौन सा किस अवधि के दौरान कौन सा चरण था। तो सन 1885 से 1905 तक का जो समय सीमा है उसको या उस अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। आगे सन 1905 से 1919 तक की जो अवधि या समय सीमा है उसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और सन 1919 से 1947 तक की जो अवधि या समय सीमा है उसे गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे जो उदारवादी या उग्रवादी क्या होते हैं या गांधीवादी क्या होते हैं। तो उदारवादी नेता या उग्रवादी नेता कौन कौन थे। तो उदारवादी नेता सबसे पहले देखेंगे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानाडे, महात्मा गोविंद रानाडे। और उग्रवादी नेता की अगर बात की जाए इनके ठीक विपरीत तो वो कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो इनको याद करने की एक टेक्निक भी है, ट्रिक भी है उग्रवादी नेताओं की। लाल बाल पाल, लाल से हो गया आपका लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, एक और जो है अरविंद घोष। उदारवादी नेताओं को आप याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानाडे। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सन 1885 से 1950 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं। फिर इसके ठीक आगे हम इनको डिटेल में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और घटनाओं से जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सन 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसके बारे में देखेंगे हम। फिर देखेंगे हम 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था इसके बारे में, और 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके बारे में भी हम देखेंगे। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में भी, और 1906 में जो मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था उसके बारे में, और 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन दो गरम दल और नरम दल में हो गया था उसके बारे में। और सन 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। सन 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उसके बारे में, और 1915 में गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे हम A to Z, मतलब गांधी जी के बारे में जैसा भी जो उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए विभिन्न प्रकार के या जो अनशन या आमरण या उनके लगा जो उनके पास जो भी यात्राएं की गई उनके द्वारा उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे 1915। आगे देखेंगे सन 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटित हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और 1916 की जो लखनऊ पैक्ट या जो लखनऊ समझौता था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पूना पैक्ट के बारे में। फिर उसके ठीक आगे देखेंगे 1928 का जो साइमन आयोग का गठन हुआ था उसके बारे में, और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके बारे में, और सन 1928 में जो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आगे 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसके बारे में, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी उसके बारे में, 1930 के दांडी मार्च के बारे में, साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा तक जो की गई थी वो, और 1930 के जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसके बारे में, 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो घटना हुई थी उसके बारे में, और 1931 का जो गांधी रिविजन समझौता जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके ठीक आगे जो 1932 है पूना पैक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे या पूना समझौता के बारे में। इससे ठीक आगे 1932 का जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, और 1935 का भारत शासन अधिनियम इसके बारे में पढ़ेंगे, और 1937 का जो भारतीय प्रांतीय चुनाव था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं सन 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था उसके बारे में, 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था उसके बारे में, 1918 की खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, 1919 के रोलेट एक्ट के बारे में, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, 1920 का खुलापत आंदोलन जो है उसके बारे में, और 1920 के असहयोग आंदोलन के बारे में। आगे 1922 का चोरी चोरा कांड जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर उसके बारे में, 1923 में जो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था उसके बारे में, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत की गई थी जब उसके बारे में, 1939 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में, 1940 का जो सत्याग्रह प्रस्ताव रखा गया था उसके बारे में, 1942 के क्रेप्स मिशन में जो प्रस्ताव था उसके बारे में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, 1943 का आज़ाद हिंद फौज के बारे में, 1945 का जो शिमला समझौता हुआ था उसके बारे में भी, 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था या कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके बारे में, 1946 के नौसेना विद्रोह के बारे में, और 1947 की जो माउंट बेटन योजना जो तैयार हुई थी बनकर उसके बारे में,
और 1947 का जो भारत का स्वाधीनता अधिनियम जो था उसके बारे में, तथा 1947 का देश रियासतों को जब विलय किया गया उसके बारे में हम इस क्लासेस के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्लासेस के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सन 1885 से 1950 तक में। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है इसके बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगर बात करें इनके संस्थापक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो एलन ऑक्टेवियन हुम इनके संस्थापक थे और स्कॉटलैंड के निवासी थे। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन सन 1885 ईस्वी के समय। आगे देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम हुआ करता था वो हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी जो थे इनके सुझाव के बाद इसका नामकरण क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक महत्वपूर्ण घटना है सन 1905 में जो घटित हुई थी, बंगाल विभाजन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बारे में कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था इसमें क्या हुआ था कि दो गुटों में विभाजित हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन आते थे, असम आता था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी थे, और इनकी राजधानी क्या पूर्वी बंगाल की निश्चित की गई थी, ढाका बनाई गई थी। आगे जो पश्चिम बंगाल का जो गुट था उसमें क्या था, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी क्या निर्धारित की गई थी, राजधानी निर्धारित की गई थी कोलकाता। आगे देखेंगे 1905 का जो बंगाल विभाजन है इसके क्या उद्देश्य रखा गया था, किस उद्देश्य से 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। तो इसमें था हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता थी उसको तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। क्या निर्णय लिया गया फिर 20 जुलाई 1905 को, और इसका विरोध कब किया गया, 7 अगस्त 1905 को। और 1905 जो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, 20 जुलाई 1905 को, और इसका विरोध कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। और यह जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन, तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो अगली महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में। 1906 ईस्वी में जो घटित हुआ था मुस्लिम लीग समझौता उसके बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लीग की, वो हुई थी 1906 ईस्वी में। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक इसके थे आगा खां और सलीम खां, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के वो थे आगा खां। और किस लिए इसका गठन किया गया था मुस्लिम लीग का, इसके क्या उद्देश्य थे, तो इसके उद्देश्य जो थे इस प्रकार से थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को रक्षा करना। तीसरा इसका उद्देश्य जो था मुस्लिम लीग की गठन करने का या मुस्लिम लीग की स्थापना करने का, तो वो था कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा यानी के नेतृत्व में। आगे देखेंगे नेक्स्ट 1900 जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगली महत्वपूर्ण घटना है 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो जो 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का आयोजन किया गया था सूरत नामक स्थान सूरत में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत ताप्ती नदी के किनारे इसका आयोजन किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस का जो 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, तो इसके आयोजन के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का जो विभाजन था अध्यक्ष पद को लेकर, मात्र अध्यक्ष पद को लेकर दो गुटों में हो गया विभाजन कांग्रेस का, गर्मपंथी और नरमपंथी, या गर्म दल या नरम दल में दो गुटों में विभाजित हो गया था इनका। आगे देखेंगे नेक्स्ट 1908 को खुदीराम जो बोस थे, खुदीराम बोस, उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो सन 1908 में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया, जो असफल घटना थी एक, उस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस जो थे उन्हें 18 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई थी। देखेंगे नेक्स्ट अगली जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना है वो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें क्या हुआ था, जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, और इसमें जो ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए क्या किया था, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। तो जो 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम तैयार किया गया था 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से।
जब तत्कालीन वायसराय कौन थे भारत में? लॉर्ड मिंटो। तो इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था कि ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार की मांग रखी गई थी या प्रस्ताव रखा गया था। आगे देखते हैं 1913 का जो गदर आंदोलन था वो क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या था गदर आंदोलन का? 1913 में हुई थी घटना। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1913 को गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी, या गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे इसके संस्थापक। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी। और इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और कहाँ जो गदर पार्टी का है आयोजन किस स्थान पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे सोहन सिंह भकाना। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो अगली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटना है उसके बारे में। तो सन 1914 से लेकर जो 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला 4 वर्षों तक, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से क्या था? यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं वो 2 भागों में बटी हुई थी। प्रथम जो एक भाग था वो था ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली और तुर्की। और दूसरा जो भाग था वो था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तत्कालीन वायसराय कौन थे उस समय? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन इस प्रकार से कि जो 1914 से 1918 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुई थी वो किस भारतीय वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड हार्डिंग वायसराय के शासनकाल में। आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना लखनऊ समझौता के बारे में, जो 1916 ईस्वी में घटित हुई थी। तो वो क्या है? तो लखनऊ जो समझौता है, जो 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन जब किया गया था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, तो उससे क्या परिणाम निकला था कि नरमपंथी एवं गर्मपंथी में क्या हुआ था? एकता हुई थी। जो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जब अध्यक्ष पद को लेकर गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का, तो उसकी एकता कब हो पाई थी? 1916 ईस्वी में हो पाई थी गर्मपंथी एवं नरमपंथियों में एकता। 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के फलस्वरूप ही इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ पैक्ट हुआ। इसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की जो मांग रखी गई थी उसको स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की जो भेंट किससे हुई? गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को परिचित कराया या अवगत कराया और चंपारण आने के लिए कहा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना, होम रूल लीग आंदोलन 1916। तो क्या है? तो होम रूल लीग आंदोलन जो था 2 भागों में विभाजित था। इनमें अलग अलग प्रकार से नेतृत्व कर रहे थे होम रूल लीग आंदोलन का। एक तरफ कर रहे थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी तरफ कर रही थी एनी बेसेंट। तो तिलक का जो क्षेत्र था वो था बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र और कर्नाटक, और इनका जो मुख्यालय था वो था बेलगांव। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने अपने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में। और इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज की स्थापना करना। जबकि जो एनी बेसेंट थी दूसरी तरफ, तो उनका जो क्षेत्र था वो था मद्रास और तमिलनाडु, और इनका मुख्यालय उन्होंने निर्धारित किया था अड़यार, मद्रास। अगर उन्होंने अब जो स्थापना की थी अपने होम रूल की एनी बेसेंट ने, वो की थी 1 सितंबर 1916 को मद्रास में। और इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। एनी बेसेंट के होम रूल की उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगली जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो वो क्या है? तो पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था साउथ अफ्रीका में सन 1893 में। और भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया चंपारण 1917 में। तो इसमें क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले जाए कि पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था, तो सब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में 1893 में ऐसा उपयोग किया गया था। अगर फिर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के आंदोलन के समय। इसका कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने का या चंपारण सत्याग्रह करने का? तो वो था 3 कठिया प्रथा, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। जो अंग्रेजों का ये नियम बनाया था उन्होंने, 3 कठिया प्रथा जो चलाई थी 3/20, इसके कारण ही चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? 3 कठिया प्रथा इसको समाप्त करना। और जो गांधी जी चंपारण आए थे सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए, तो किसके बुलाए जाने पर आए थे या अनुरोध पर आए थे? तो वो आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वो है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह था, इसका कारण क्या था? इसका खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन करने का वो था फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। और आंदोलन के बाद जो इस आंदोलन करने के बाद क्या तय किया गया, सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर देंगे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह था क्यों जारी किया गया था, क्यों किया गया था? तो ऐसा करते थे वो लोग, जैसे अंग्रेज जो होते थे, कि फसल नष्ट हो गई अगर तो भी क्या करेंगे, किसानों से लगान की वसूली करेंगे। लेकिन इस आंदोलन के बाद क्या निर्णय निकला था या फैसला क्या हुआ था कि केवल जो समर्थ किसान है या सक्षम किसान जो है वो ही कर देंगे। अन्यथा अगर फसल बर्बाद हो जाती है या जो कमजोर वर्ग के या गरीब वर्ग के जो किसान होते हैं उनसे कर नहीं वसूला जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या था? तो जो रॉलेट एक्ट या रॉलेट प्रस्ताव जो था वो कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 को पारित हो गया था यह प्रस्ताव। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, इस एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत, सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। तो जो रॉलेट एक्ट या काला कानून जो था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, यह एक बहुत ही बेहद खतरनाक कानून बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत होता क्या था कि सरकार जो होती थी, जिसे चाहे, जिसके जितना मर्जी हो, जिससे जिससे मर्जी हो, बिना मुकदमा चलाए या बिना कुछ दंड अपराध किए, जिसको अगर जेल में कैद करना हो तो उसे कर सकती थी जेल में कैद। तो इस एक्ट को क्या कहा जाता था? इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता था। और काला कानून भी, रॉलेट रॉलेट एक्ट को ही जाना जाता था काला कानून के नाम से भी। आगे देखेंगे, गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ क्या किया था? 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल भी की थी। और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगली जो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है वो है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो घटना घटित हुई थी अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। तो देखेंगे, रॉलेट एक्ट जो काला कानून चलाया गया था सरकार अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके विरोध में हड़ताल के दौरान जो सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल थे उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो 13 अप्रैल का दिन जो था, उसको अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ। और सभा के आयोजन के दौरान जो कमांडर जनरल डायर जो थे, उन्होंने क्या किया, गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया कि एक सभा का आयोजन किया गया 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, सरकार की नीतियों के विरोध में। तो इस सभा के आयोजन के दौरान क्या किया, जो कमांडर जनरल था डायर, उसने निहत्थे जो किसान थे या जो भी आए हुए थे व्यक्ति, तो उन पर क्या किया, गोलियां चलवा दी थी निहत्थे व्यक्तियों पर, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो जलियांवाला बाग जो था, इसके हत्याकांड के विरोध में क्या किया, गांधी जी ने जो उपाधियाँ लौटाई थी, वो लौटाई थी केसर हिंद की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो लौटाई थी वो तो लौटाई थी नाइटहुड की। और जमुना लाल बजाज जो थे, उन्होंने राय बहादुर की अपनी उपाधि लौटा दी थी। आगे देखेंगे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो और कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन बनाया गया। आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार ऊधम सिंह जो थे, उन्होंने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मार दी थी। तो एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया था जो सरदार ऊधम सिंह थे, इन्होंने 21 मार्च 1940 को लंदन में जाकर के सभा को संबोधित जो कर रहे थे जनरल डायर, इनको गोली मार दी थी। इस घटना के जैसा क्या था कि इस घटना को कोई भी रिएक्शन नहीं लिया गया था पर सरकार के द्वारा बाद में, कि निहत्थे व्यक्तियों पर आपने गोली क्यों चलाई, या हजारों लोग थे उनकी मृत्यु हो गई बिना बेवजह ही, तो ऐसा क्यों किया आपने? तो इसके लिए जो कमीशन की जो जांच कमेटी बनाई गई थी जनरल हंटर की अध्यक्षता में, उसने भी कोई निर्णय नहीं लिया था या कुछ नहीं किया था। तो जो उसमें आकर के जो सरदार ऊधम सिंह थे, उन्होंने ऐसा कर दिया था। आगे देखते हैं, अगली जो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है 1919 का खिलाफत आंदोलन। तो वो क्या है? तो 1919 का जो खिलाफत आंदोलन करने का जो कारण था, वो प्रमुख कारण इस प्रकार से है। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। तो इस वजह से 1919 का जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और इसमें जो प्रमुख सदस्य शामिल थे वो कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद क्या निर्णय लिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे।
आगे देखेंगे इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। तब जो 1919 का जो खिलाफत आंदोलन था इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 1920 का असहयोग आंदोलन के बारे में। तो 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु के दिन शुरुआत की गई थी। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था इसको शुरुआत करने का क्या कारण था या क्या उद्देश्य था? तो वो था स्वराज को प्राप्त करना। जो बाल गंगाधर तिलक का जो प्रमुख नारा था या उद्देश्य था, यह उद्देश्य असहयोग आंदोलन का भी प्रमुख उद्देश्य बन गया था, स्वराज को प्राप्त करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था और ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था कब हुआ था? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में कोलकाता नामक स्थान पर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, तब कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था या पास हो गया था। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी हुई थी जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ था और छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार भी किया गया था। आगे देखेंगे 1920 के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 5 फरवरी 1922 का जो दिन था, जब जो चोरी चोरा कांड घटना घटित हुई थी गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था उसे वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में ही उन्हें रिहा कर दिया गया महात्मा गांधी को। आगे देखते हैं 1920 के जो असहयोग आंदोलन जारी किया गया था या शुरू किया गया था उसके कारण क्या थे शुरू करने के उसको? तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय नहीं मिला था, यह प्रमुख वजह थी एक। और खिलाफत आंदोलन में भी न्याय नहीं मिला था, यह भी एक प्रमुख वजह थी। और प्रथम विश्व युद्ध में बड़े महंगाई और टैक्स का बढ़ना, यह भी एक। होम रूल लीग आंदोलन की असफलता और स्वशासन न मिलना, यह भी एक प्रमुख कारण था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का असफल होना और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना होना, यह सभी प्रमुख कारणों के कारण ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना चोरी चोरा घटना के बारे में या चोरी चोरा कांड के बारे में। जो घटना घटित हुई थी कब? 1922 में 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान पर क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर इस घटना में क्या हो गया था? जो असहयोग आंदोलनकारी थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर के कारण जो भीड़ थी उसने पुलिस थाना में आग लगा दी और जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो यह घटना चोरी चोरा कांड के नाम से घटना के नाम से जानी जाती है। और तत्कालीन जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चोरी चोरा घटना किस गवर्नर के शासनकाल में या कार्यकाल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चोरी चोरा घटना घटित हुई थी। इसमें क्या हो गया था कि पुलिस द्वारा गोली जो चलाई गई आंदोलनकारियों पर जो गोली चलाई गई थी उसमें भीड़ ने क्या किया? पुलिस थाना में आग लगा दी जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। आगे देखते हैं महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ से गोरखपुर के चोरी चोरा के पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चोरी चोरा कांड से जुड़े हुए कि 8 फरवरी 1922 को गांधी जी को यह घटना की सूचना मिली, जिसके ठीक बाद यह हिंसात्मक घटना की वजह से आंदोलन स्थगित कर दिया इन्होंने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? तो वो घटना थी 1923 की स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के जेल जाने के बाद क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो रहे वो थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। इसका प्रमुख उद्देश्य जो रखा गया था वो था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार गठन की मांग करना। इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था और इसके कुछ और प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या थे? स्वराज प्राप्त करना, स्वयं का संविधान होना चाहिए, चुनाव में भाग लेना, परिषद में जाकर के सरकार का सहयोग करना। और जो 1924 में चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद ही आंदोलन स्तर पर चले गए थे गांधी जी। और 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था ऐसा एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 1928 का साइमन कमीशन आयोग। तो हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना साइमन आयोग या साइमन कमीशन के बारे में जो 1928 में घटित हुई थी। तो क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 था उसकी समीक्षा करने के लिए एक प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा हेतु एक आयोग गठित होगा, वही साइमन आयोग था।
तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जॉन साइमन, जो लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके कुल सदस्य क्या थे? 7 सदस्य थे, जो सभी अंग्रेज के अंग्रेज थे। तो इसमें इनका अलग अलग जगहों पर विरोध किया गया 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का, क्या साइमन आयोग का। तो वो क्या था? मुंबई में विरोध किया गया साइमन गो बैक काला झंडे के द्वारा और हड़ताल के माध्यम से। कोलकाता में भी विरोध किया गया सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बहिष्कार आंदोलन चला करके। लखनऊ में भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में विरोध किया गया। लाहौर में विरोध किया गया, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया। और 31 अक्टूबर 1928 को विरोध करते हुए लाठीचार्ज में सैंडर्स के नेतृत्व में घायल हो गए थे लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे कि क्या था कि लाहौर में जो लाला लाजपत राय थे उनके नेतृत्व में विरोध हो रहा था। तो 31 अक्टूबर 1928 को विरोध करते हुए जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो लाठीचार्ज में क्या हुआ, जो जनरल सैंडर्स था उसके नेतृत्व में लाठीचार्ज जब की जा रही थी तो उसमें घायल हो गए थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी ने एक बयान दिया था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी की जो चोट है अंग्रेजी साम्राज्य की सरकार पर कील साबित होगी। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु का जो बदला था, सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को करके ली गई थी। तो इससे जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी, इस मृत्यु का बदला कैसे लिया गया था? जनरल सैंडर्स की जो हत्या की गई करके लिया गया था। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किसका बयान है कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी की जो चोट है अंग्रेजी साम्राज्य की सरकार के लिए कील साबित होगी, तो वो है लाला लाजपत राय का बयान। आगे देखेंगे नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में, दांडी मार्च के बारे में। तो दांडी मार्च जो है वो क्या था कि 385 किलोमीटर की कुल यात्रा थी। इसमें जो समय लगा था वो 24 दिन का समय लगा था। और इसमें जो सदस्य शामिल थे दांडी मार्च या दांडी यात्रा में, वो थे 78 सदस्य शामिल थे। यह 24 दिनों की कुल पूरी यात्रा थी, जिसमें 385 किलोमीटर या 241 मील चलकर जाना था। यह जो है दांडी यात्रा या दांडी मार्च साबरमती के जो है गुजरात के अहमदाबाद साबरमती से शुरू की गई थी। और जो गुजरात का जो ज़िला है नवसारी दांडी नामक स्थान पर इसे नमक तोड़ करके नमक कानून तोड़ करके यात्रा को समाप्त किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था दांडी मार्च का। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति थे वो गुजरात से शामिल होते थे। और इसमें जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वो थे गांधी जी 61 वर्ष के। और सबसे युवा व्यक्ति जिसमें शामिल थे दांडी मार्च में वो थे लीलाधर 16 वर्ष के। और इसमें एक नेपाली व्यक्ति भी शामिल था जो थे महावीर। और 2 मुस्लिम व्यक्ति भी इसमें शामिल थे, और एक नेपाली और एक ईसाई व्यक्ति भी इसमें शामिल थे दांडी मार्च की इस यात्रा में। कुल मिला के इसमें 78 सदस्य शामिल थे। और 24 दिनों की कुल पूरी यात्रा थी, जिसमें 385 किलोमीटर या 241 मील पैदल चलकर तय करना था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था नमक कानून तोड़ना। और सरकार द्वारा नमक बनाने पर रोक लगाई गई थी। और नमक कानून जो है, नमक बनाना गैर कानूनी था और पकड़े जाने पर जेल भी होती थी। तो क्या था दांडी मार्च जो है, इसके लिए मार्च ही क्यों चुना गया था या मार्च की तारीख क्यों चुनी गई थी और जगह और वस्तु का कारण क्या था? तो ऐसा था कि वस्तु जो दांडी मार्च था इसके लिए वस्तु नमक ही क्यों चुनी गई थी? ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इसलिए वस्तु नमक चुना गया था। अब दांडी मार्च का अगर पूछा जाए कि स्थान दांडी ही क्यों चुना गया था, तो दांडी इसलिए चुना गया था क्योंकि दांडी तक का रास्ता जो था वो कठिन था, इसलिए चुना गया था। आगे तारीख 6 अप्रैल ही क्यों चुनी गई थी? तो तारीख 6 अप्रैल इसलिए चुनी गई थी क्योंकि गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल की घोषणा की गई थी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल एक राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगली जो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में घटित हुई थी। या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ ही गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो घटना थी इस प्रकार से क्रमगत थी कि जो 31 जनवरी 1930 का दिन था, तब गांधी जी ने क्या मांग रखी थी? अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी थी वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष। तो उन्होंने क्या किया, वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे इन्होंने गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में शुरू कर दिया 12 मार्च 1930 को। इसके ठीक आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक और महत्वपूर्ण घटना है, गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का असफल होना। यह समझौता तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के सहयोग से हुआ था।
इसमें क्या था, सरोजिनी नायडू ने गांधी को क्या कहा था, गांधी और इरविन को दो महात्मा भी कहा था। तो जो सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने गांधी और इरविन को दो महात्मा भी कहा है। आगे देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता किन किन के बीच हुआ था। तो वो समझौता हुआ था महात्मा गांधी के बीच और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। इसमें लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप लंदन आएंगे, और ब्रिटिश सामान का जो बहिष्कार है वो ना किया जाए। और इसके बदले में जो महात्मा गांधी जी की जो शर्तें रखी गई थी वो 11 सूत्रीय मांग रखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जबकि लॉर्ड इरविन ने इस प्रकार की शर्तें रखी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो उसको स्थगित कर दिया जाए या समाप्त किया जाए, और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन जो असफल हो गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसकी वजह से इसने कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप लंदन आएंगे, इस प्रकार की भी प्रस्ताव रखा था। और अगला जो इसमें प्रस्ताव था वो था कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ना किया जाए। अब देखते हैं हम जो गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी थी या 11 सूत्रीय मांग को जो प्रस्ताव रखा था वो क्या था। तो इसमें सबसे पहली जो पॉइंट्स था वो था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा जो इसमें 11 सूत्रीय मांग के अंतर्गत पॉइंट्स था वो था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरा जो इसमें मुख्य मांग रखी गई थी वो थी भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथी जो इसमें मांग रखी गई थी वो था नमक कर को समाप्त किया जाए। पाँचवीं जो गांधी जी के द्वारा मांग रखी गई थी 11 सूत्रीय प्रपत्र में वो थी सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। आगे इसमें जो कुछ और मांग रखी गई थी इस प्रकार से, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों को जो वेतन है जो आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्र जो है उनके आयात पर निषेध लगे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, इसके लिए एक कानून का निर्माण किया जाए। और गांधी जी के जो 11 सूत्रीय मांग के अंतर्गत जो अगली 9वीं मांग थी वो थी सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, जो राजनीतिक या क्रांतिकारी जो बंदी थे उनको रिहा कर दिया जाए, इस प्रकार की मांग रखी थी। और 11 सूत्रीय मांग के अंतर्गत जो एक विशेष मांग रखी थी गांधी जी ने वो थी गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। और 11 सूत्रीय मांग की जो अंतिम मांग थी 11वीं वो थी आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, इस प्रकार की मांग रखी थी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के मध्य। तभी 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण घटना सन 1932 में जो घटित हुई थी, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में। तो इस घटना के घटित होने का कारण क्या था प्रमुख, इसका कारण था सेकंड गोलमेज जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें असहमति को देखते हुए प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा अपना रिपोर्ट या प्रस्तुति पेश की गई सांप्रदायिक पंचायत, जिसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे जो मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री उन्होंने की थी। अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग भी इसमें रखी गई थी सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत या घोषणा के अंतर्गत। आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण घटना पूना पैक्ट 1932। तो यह क्या था, तो सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी इसके विरोध में सन 1932 में पूना पैक्ट का आयोजन किया गया था। 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन करके किया गया था इसका विरोध, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तो उसमें क्या इन्होंने मांग रखी थी कि दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन की मांग या प्रस्ताव रखा था। तो इसके विरोध में क्या था कि 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जिले में आमरण अनशन के द्वारा सन 1932 को पूना पैक्ट घटना घटित हुई थी। तो अनशन के दौरान गांधी जी का बयान क्या था, मैं चाहता हूँ अस्पृश्यता का जड़ से समाप्त हो, इसके लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने से मुझे प्रसन्नता होगी। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस प्रकार से कि मैं चाहता हूँ अस्पृश्यता का जड़ से समाप्त हो, इसके लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने से मुझे प्रसन्नता होगी, किसका बयान है, तो यह बयान जो है वो गांधी जी का बयान है अनशन के दौरान जिसे दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो पूना पैक्ट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उनको देख लेते हैं। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए इस प्रकार से कि पूना पैक्ट समझौता या पूना समझौता किसके मध्य हुआ था, तो वो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। आगे देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख एक और जो महत्वपूर्ण घटना है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो लंदन में आयोजित किए गए थे, और भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसमें जो याद करने योग्य पॉइंट्स हैं, कंठस्थ करने योग्य, वो इस प्रकार से हैं
कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का 1931 में, और प्रथम का 30 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो थे भीमराव अम्बेडकर। और गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे देखेंगे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जिसका जो आयोजन हुआ था कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और इसके समय इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली, और दलित वर्ग के जो नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने इसमें भाग लिया था। जबकि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। आगे देखेंगे हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो इसका आयोजन जो हुआ था 1931 में हुआ था लंदन में सेंट पॉल पैलेस नामक स्थान पर, और लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के शासनकाल के समय। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले, प्रतिभाग करने वाले जो व्यक्ति थे, सदस्य थे जो, वो थे मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और कांग्रेस से थे महात्मा गांधी। इसके बाद क्या हुआ था? गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन आए थे, और फ्रैंक मोरिस ने उन्हें क्या कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। तो कभी अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है या कहा था, तो वो किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। और गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो होगा SS राजपूताना जहाज को लेकर के। आगे देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1932 में लंदन नामक स्थान पर। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता का एक प्रमुख कारण था वो क्या था? कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख या महत्वपूर्ण घटना के बारे में, पृथक पाकिस्तान की मांग के बारे में। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन, तो उसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी या प्रस्ताव रखा था। इसके ठीक बाद एक और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगली महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वो थी माउंटबेटन योजना। तो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी, जिसमें जो भारत है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रतापूर्वक विभाजन किया गया था इसका, या स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा या विभाजन रेखा जो है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही कंपटीशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर या टॉपिक्स पर क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक वीडियो से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।